आज की कहानी है पति के जाने के बाद क्या हुआ निभा के साथ। लखनऊ के एक पॉश इलाके गोमती नगर में निश्चल कपूर ने अपनी मेहनत के बलबूते आलीशान 3 मंजिली कोठी बनवाई और चंद वर्षों के अंदर ही उन्होंने समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों के बीच अपना स्थान बना लिया। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने सब कुछ बदल दिया। निश्चल, प्लीज मास्क ठीक से लगाओ, तुम्हारी नाक खुली हुई है। मास्क ठुड्डी पर लटकाकर किसे धोखा दे रहे हो? माई डियर निभा, तुम मेरी फिक्र छोड़ अपनी फिक्र करो। मुझ जैसे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त इंसान को देखकर कोरोना खुद ही डरकर भाग जाएगा। जोर का ठहाका लगाते हुए पत्नी निभा की ओर फ्लाइंग किस उछालते हुए वे गाड़ी स्टार्ट कर ऑफिस चले गए थे। निभा जब भी कोरोना नियमों की बात करती, निश्चल उसे हंसकर टाल देते। इधर एक हफ्ता भी नहीं बीता कि निश्चल को हल्का बुखार खांसी हुई। निभा टेस्ट करवाने को कहती रही, लेकिन निश्चल ने उसकी एक न सुनी और गोलियां निगलकर ऑफिस जाते रहे। जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो भी ज़बरदस्ती करने पर टेस्ट करवाया और पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही एम्बुलेंस में निश्चल को हॉस्पिटल जाते देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। उन्हें यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। चूंकि वे कोरोना पॉजिटिव थे, इसीलिए उनके छोटे भाई निशित दूसरी गाड़ी में अलग से गए और एडमिट करवाकर घर लौट आए थे। यद्यपि सब लोग सदमे में थे, परंतु फिर भी सबके मन में आशा की किरण थी कि निश्चल जल्दी ही स्वस्थ होकर आ जाएंगे। लेकिन 3-4 दिन ही बीते थे कि निभा भी पॉजिटिव हो गई और तब तक कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका था। पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद बहुत मुश्किलों में रात 11 बजे उन्हें बेड मिल पाया था। निश्चल के सीटी स्कैन में उनके लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच गया था, इसीलिए वे आईसीयू में रखे गए थे। मोबाइल फ़ोन ही ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा किसी से संपर्क किया जा सकता था। 3-4 दिनों तक तो वह निश्चल और परिवार के संपर्क में रही। फिर वह अपनी बीमारी में उलझती चली गई। वह खुद ही अपना होश खोती चली गई। अपनी सांसों के लिए संघर्ष करते रहने में वह सब कुछ भूलती चली गई। आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए वह अकेलेपन से जूझती रही थी। उसके चारों तरफ उसका कोई अपना नहीं दिखाई पड़ता था। कभी उसे प्यास लगती तो सिस्टर की ओर आस भरी नज़रों से देखती, सिस्टर मुझे प्यास लग रही है। उस समय यह अनुभूति हुई कि पानी की एक बूंद भी कितनी मूल्यवान है, क्योंकि सिस्टर के लिए तो बहुत सारे सीरियस मरीज होते थे जिनको देखना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता था। एक रात उसे बहुत ठंड लग रही थी। सिस्टर दूर कुर्सी पर बैठी जम्हाई ले रही थी। उसने डूबती हुई आवाज़ में सिस्टर को आवाज़ दी थी, परंतु कमज़ोर तन से इतनी धीमी आवाज़ निकल रही थी कि कोई बिल्कुल उसके करीब हो तभी सुन समझ सकता था। सिस्टर भी तो आखिर इंसान ही थी। वह सारी रात ठंड से ठिठुरती रही थी। मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मास्क निकालते ही सांसें उखड़ने को बेताब हो उठती थी। उन्हीं दिनों यह एहसास हुआ कि एक एक सांस कितनी मूल्यवान है। उस मर्मांतक पीड़ा को याद कर वह आज भी कांप उठती है। लगभग 2 महीने तक वह जीवन मौत के झूले में झूलती हुई, कभी आईसीयू तो कभी बाहर, एक एक सांस के लिए संघर्ष करती हुई डॉक्टर और नर्सों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप कोरोना से जंग जीतने में सफल हो गई और अपने घर आ गई। परंतु पोस्ट कोविड के कारण वह नित नई परेशानियों व तकलीफों से गुजर रही थी। ना ही वह अपनी नन्ही परियों को ढंग से प्यार कर पा रही थी और ना ही निश्चल की आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही थी। जब भी वह निश्चल को फ़ोन लगाती तो निशीत भैया उठाते। वे अक्सर आते और किसी न किसी कागज़ पर उसके दस्तखत करवा कर ले जाया करते। जब एक दिन वह फफक कर रो पड़ी कि निश्चल कहाँ हैं, वे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे, तो मम्मी जी ने बताया कि निश्चल तो कोविड से जंग में हार गए। अब पोंछ दो माथे का सिंदूर, तुम्हारा सुहाग उजड़ चुका है। सहसा वह विश्वास ही न कर पाई थी, लेकिन समझ में आते ही वह रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसका ब्लड प्रेशर 100 से नीचे चला गया था।
डॉक्टर आए। वह रोती बिलखती रही थी। वह सोच ही नहीं पा रही थी कि निश्चल के बिना वह कैसे जीवित रह पाएगी। दो नन्ही मासूम बेटियां, वह क्या करेगी, कैसे जिएगी। इस समय वह तन से तो टूटी ही थी, अब मन से भी टूट चुकी थी। उसको अपने नए जीवन के चारों ओर घना अंधकार पसरा दिखाई दे रहा था। निश्चल ने बिजनेस से उसको बिल्कुल अलग थलग रखा था। एक बार वह ऑफिस पहुंच गई थी तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वह उस पर बहुत नाराज भी हुए थे। ऑफिस से उसे बस इतना वास्ता था कि इस कागज़ पर अपना साइन कर दो, तो कभी चेक पर साइन कर दो। वह भी अधिकतर ऐसा समय होता जब वे ऑफिस जाने के लिए जल्दी में होते। वह दस्तखत करके उन्हें पकड़ा देती। कभी क्या लिखा है यह जानने समझने की ना ही इच्छा हुई और ना ही ज़रूरत ही समझी थी उसने। सास सुनैना उसे हिम्मत बंधाती रही, उसे बेटी की तरह ही प्यार करती। समय समय पर दवाई, फल, दूध, खाना आदि सब उसके कमरे में पहुंचा देती। निभा, निश्चल तो अब लौटकर नहीं आने वाला, लेकिन वह जो अपने प्रतिरूप नन्ही परियों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर गया है, उन्हें संभालो, अपनी घर गृहस्थी में अपना मन लगाओ। सास ने कहा तो वह सुनैना जी के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसकी सिसकी नहीं रुक रही थी। निभा, तुम ठीक हो गई, यह इन बेटियों के लिए अच्छा है। निश्चल तो तुम्हें मझधार में छोड़कर चला ही गया। बहुत ही कारुणिक दृश्य था। निशा भी फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, भाभी अपने आप को संभालो। थोड़े दिनों बाद एक दिन निशीत ऑफिस से आकर बोले, भाभी, भैया तो अब लौटकर आने वाले नहीं। रोज रोज आपसे साइन करवाने के चक्कर में अक्सर ज़रूरी काम अटक जाता है। आप पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दें तो फिर हर समय आपके पास दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी और काम भी नहीं रुका करेगा। उसने तुरंत कागज़ पर साइन करके भैया को दे दिया था। उसकी माँ भी उससे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने उसे समझाया कि इस तरह से ज़िंदगी थोड़े ही कटेगी। अपनी मासूम बच्चियों में मन लगाओ, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, मात्र 32 वर्ष। आजकल तो इतनी उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं। माँ उसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन वह तो किसी के सामने ही नहीं जाना चाहती थी। वह रोती हुई लेट लौट गई थी। आखिर कब तक वह अपने कमरे की छतों पर नजर गड़ाए शून्य में निहारती रहती। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ का नया फर्नीचर और रेनोवेशन देखकर आश्चर्य से भर उठी। घर में इतना बड़ा हादसा हो चुका है। घर का मालिक इस दुनिया से विदा हो गया है और ऐसी हालत में ड्राइंग रूम का सौंदर्यकरण। वह निशीत से पूछ बैठी थी। इस समय रेनोवेशन। उसके पूछते ही निशीत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह सकपकाकर बोला, भाभी, यह सब तो भैया की ही प्लानिंग थी और उन्होंने ही सब ऑर्डर कर रखा था। मैंने सोचा कि उनकी योजना का सम्मान किया जाना चाहिए और वह उससे नज़रें चुराकर तेजी से अपने कमरे की ओर चला गया था। निभा की आंखें छलछला उठी थीं। निश्चल ने तो उसे इस बारे में उसे कभी कुछ बताया ही नहीं। अब उसे अपना ही घर बदला बदला सा दिखाई पड़ा था। सब कुछ अनजाना अनपहचाना सा लग रहा था। बस बदला नहीं था तो उसका अपना कमरा। वह देख रही थी कि जब से उसने निशित को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, उसके प्रति सबकी निगाहें बदल सी गई थी। मम्मी जी, मैं जब से हॉस्पिटल से लौटकर आई हूँ, सुदेश काका मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मम्मी ने बताया, निश्चल ने उसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा था। एक दिन निशीत के साथ वे बहस करते चले जा रहे थे। बस उसको गुस्सा आ गया। अपने देवर को तो जानती ही हो कि उसकी नाक पर गुस्सा रखा रहता है। उसने कह दिया, निकल जाओ और अपना मनहूस चेहरा यहाँ फिर मत दिखाना। वे भी चिल्लाकर बोले थे, मालिक, हम तो बड़े भैया की वजह से यहाँ पर बने हुए थे, वरना मेरा लड़का तो मुझे कब से बुला रहा है। और वे अपना सामान लेकर चले गए। फिर लौटकर ना तो फोन किया ना ही आए। यह सब सुनकर निभा दुखी हो गई थी। काका उन लोगों के दाहिने हाथ की तरह से थे।
वे हर समय किसी भी काम के लिए तैयार रहते थे। वह किचन में गई तो उसका भी रंग रूप बदल चुका था। अब उसने मौन रहना ही ठीक समझा। जहाँ उसका राजपाट था, अब वहाँ की मालकिन निशा बन चुकी थी। वह बच्चों के लिए दूध बनाने लगी तो बॉर्नविटा नहीं दिखाई दिया। निशा, बॉर्नविटा नहीं दिखाई दे रहा, उसका डब्बा कहाँ रखा है? भाभी, बॉर्नविटा तो खत्म हो गया है। कोई ज़रूरी थोड़े ही है कि बॉर्नविटा डालकर ही दूध पिया जाए। सादा दूध दे दीजिए। उसके भीतर कुछ दरक सा गया था। उसने चुपचाप बच्चों को दूध दिया और अपने कमरे में जाकर निश्चल की फोटो के सामने फफक पड़ी थी। जब नन्हे हाथों से रीनी और मिनी ने उसके आंसू पोंछे तो उसने दोनों को बाहों में भर लिया था। नया नौकर प्रकाश निशा और मम्मी जी को पहचानता था, लेकिन निभा को नहीं। निभा ने आवाज दी, प्रकाश, बाजार से बॉर्नविटा और 2 किलो सेब ले आना। जी मैडम, रुपए दे दीजिए। वह यहाँ वहाँ बगलें झांकने लगी थी। तभी निशा तेजी से आई और एक फाइल उसे पकड़ाकर बोली, प्रकाश, सर को पहले ऑफिस में यह फाइल देकर आओ। निभा विस्फारित नेत्रों से सब देखती रह गई थी। वह मन ही मन कहने लगी, प्लीज निश्चल, कुछ रास्ता दिखाइए, ऐसे जिंदगी कैसे कटेगी। अगली सुबह प्रकाश बॉर्नविटा का डब्बा और सेब की थैली उसको देते हुए बोला, मैडम जी बोली हैं कि जो सामान चाहिए 1 दिन पहले बता दिया करिए, तभी आ पाएगा। यदि निशा या मम्मी जी कहती तो शायद उसे इतना बुरा न लगता, लेकिन प्रकाश के ये कहने पर वह व्यथित हो उठी थी। उसे घर आए लगभग 6 महीने से ज़्यादा बीत चुका था। वह अपने लिए चाय बना रही थी, तभी निशा उसे सुनाने के लिए कह रही थी, मम्मी जी, भाभी को समझा देना, अब भाई साहब नहीं हैं और कोविड के कारण काम पहले जैसा नहीं चल रहा है, इसलिए अपनी राजशाही न दिखाया करें, सोच समझकर सामान मंगाया करें। उसके दिल पर आघात लगता जा रहा था। बच्चों के लिए बॉर्नविटा नहीं, फल नहीं। वह अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी मम्मी जी ने आवाज़ दी, निभा, आज बुआ जी आ रही हैं, कोई हल्के रंग का सूट पहन लेना। वे पुराने ख्यालों की हैं, माथे पर बिंदी भी मत लगाना। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। उस दिन उसने अपने वार्डरोब से सारी रंग बिरंगी साड़ियाँ और सूट हटा दिए। फिर वह रो पड़ी, निश्चल, जब इतनी जल्दी आपको जाना था तो मेरे जीवन में इतने सारे रंग क्यों भर दिए थे। अब तो सिलसिला चल निकला था, कभी बुआ तो कभी ताई तो कभी चाची मिलने के नाम पर उसे रुलाने को आया करती थी। वह कुछ नॉर्मल होने की कोशिश करती कि फिर कोई आ धमकता और फिर वही गमगीन माहौल। मम्मी जी का भी रवैया बदल गया था। निभा, अब तुम निश्चल की विधवा हो, थोड़ा समझदारी से पहना ओढ़ा करो। अब तुम्हारे हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर लोग क्या कहेंगे। विधवा हो, विधवा की तरह रहा करो। वे व्यंग बाण चला उसके अंतर मन को लहू लुहान कर बाहर निकल रही थी। तभी निश्चल की बड़ी मौसी आ गईं। वे मम्मी जी पर नाराज होकर बोलीं, कैसी बात करती हो सुनैना, फूल सी बच्ची को ऐसा बोलते तुम्हारा जी नहीं दुखता। उन्होंने मम्मी जी के सामने ही उसके माथे पर बिंदी लगा दी थी और कहा, बेटी, तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहा करो। सुनैना को तो तेरे से ज़्यादा दूसरों की फिक्र हो रही है। निभा उनके गले लगकर घंटों सिसकती रही थी। महाराज तो कोविड और लॉकडाउन की वजह से आ नहीं रहे थे। निशा प्रेग्नेंट थी। वह कंप्लीट बेड रेस्ट पर थी और मम्मी जी को गठिया के कारण परेशानी थी। सुबह के समय निशीत निभा के कमरे में आकर बोले, भाभी, आपके हाथ के मूली के पराठे खाए बहुत दिन हो गए, आज बना दीजिए, निशा का बहुत मन हो रहा है। वह खुशी खुशी बनाने में जुट गई थी। वाह भाभी, यू आर ग्रेट। वह इन तारीफों के जाल में उलझकर खुशी खुशी रोज नए नए पकवान बनाने में उलझती गई। मम्मी जी बोली, निभा के खाना बनाने की वजह से सबको बढ़िया खाना मिल जाता है और उसका समय भी अच्छी तरह बीत जाता है। मम्मी जी निशा की सेवा में लगी रहती क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस खानदान का वारिस आने वाला है। उसे बेड से नीचे पैर न रखने देती, जबकि
वह डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ कहकर घंटों के लिए घर से बाहर रहा करती। कोविड की लहर उतार पर थी। निशा के बेबी शावर की पूरी तैयारी धूमधाम से करने के लिए रोज बैठकें हो रही थी, जिनमें निभा का प्रवेश निषेध था क्योंकि वह विधवा थी। उसकी बुरी नज़र से कुछ अशगुन हो जाता तो निशा के मायके वाले और मम्मी जी और निशित सब बैठकर प्रोग्राम को शानदार व यादगार बनाने के लिए प्लानिंग करते रहते। तभी एक दिन निभा के मोबाइल की घंटी बजी। उधर उसके पुराने ज्वेलर थे। कह रहे थे कि मैडम, जो आपने डायमंड सेट का ऑर्डर दिया था वह बनकर आ गया है। उसको आपके घर पर पहुंचा दें या फिर यहाँ आकर देखेंगी। अब तो उसका दिमाग चकरा उठा था। पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, उसके साथ मीठी मीठी बातें बनाकर उसे खाना बनाने वाली बनाकर रख छोड़ा है। निभा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मन खुश हो जाता है। सबको स्वाद वाला बढ़िया खाना मिल जाया करता है। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाई थी और घरेलू कामों में ही उलझती चली गई। वह अपने मन का दर्द कहे तो किससे कहे। ज्वेलर के फोन से मानो उसकी आंखें खुल गईं। उसको ऐसा लगा मानो निश्चल कह रहे हों, घरेलू कामों में उलझकर क्यों नौकरानी की तरह काम करती रहती हो। अगली सुबह जब वह तैयार होकर घर से निकलने लगी तो मम्मी जी नाराजगी भरे स्वर में बोली, हाय, कुछ तो शर्म करो। अभी निश्चल को गए साल भी पूरा नहीं हुआ है और तुम सज धज कर निकल पड़ी। हाय हाय, मेरा तो समय ही फूटा है। बेटा तो चला ही गया और तुम घर की इज्जत सरेआम बाजार में नीलाम करने में लगी हो। लोग क्या कहेंगे, बिरादरी वालों को क्या जवाब देंगे। वे यह कहकर झूठ मूठ रोने का नाटक करने लगीं। असमंजस में उसके कदम क्षण भर के लिए ठिठक कर रुक गए थे, परंतु फिर उसने अपने मन को पक्का किया और बोली, मम्मी जी, रामदीन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। निशीत ने रामदीन को हटा दिया। आखिर कब तक उसे बैठे बैठे की तनख्वाह दी जाती। वे रोती बिसूरती हुई बोली, निश्चल तो अब लौटकर आने वाला नहीं। निभा को दिखाने के लिए वे अपने आंसू पोंछने का नाटक करने लगी थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा था। निशित का फोन था। भाभी, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है। नहीं निशित भैया, मैंने ओला बुक कर ली है, वह आने ही वाली है। ओला शब्द सुनते ही सबके कान खड़े हो गए थे। ठहरो भाभी, मैं खुद ही आ रहा हूँ। नहीं भैया, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तब तक मम्मी जी तेजी से दौड़ती हुई आईं। निभा, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह अनसुना करती हुई टैक्सी में बैठ गई थी और सीधा ज्वेलर्स के शोरूम पर पहुंची। तो वहां मालूम हुआ कि निशीत और निशक ने इन दिनों में काफ़ी सारी ज्वेलरी खरीदी है। डायमंड सेट देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई थीं। अब वह सीधा ऑफिस पहुंची थी। निशीत उसको ऑफिस में देखते ही घबरा उठा था। निश्चल का कैबिन और उसकी कुर्सी अब निशित की हो चुकी थी। हाँ, निश्चल की फोटो जरूर दीवार पर टंगी थी और उस पर माला देख उसकी आंखें नम हो उठी थीं। उसने जाकर पति की फोटो को नमन किया और मन ही मन उनसे मार्ग प्रशस्त करते रहने के लिए विनती की। भाभी, आपको ऑफिस आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आप तो जानती हैं कि भैया को तो आपका ऑफिस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोग यह कहेंगे कि मैं आपकी सही से देखभाल नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का तो काम ही है कुछ कहना। अब मैं रोज़ ऑफिस आया करूँगी और तुम्हारी मदद किया करूँगी। इस समय निशा को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम सारा दिन ऑफिस के कामों में उलझे रहते हो। निशित के चेहरे के हाव भाव से उसका आक्रोश साफ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन समय की नाजुकता देखकर वह वहां सबके सामने बोला, भाभी के लिए कॉफ़ी लाओ, और निभा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया था। मैडम निभा आज ऑफिस आई हैं। यह खबर हवा की तरह पूरे ऑफिस में पहुंच गई थी और लोग मिलने के लिए आने लगे थे। निश्चल के प्रति उन लोगों का प्यार देख उसकी आंखें छलक उठी थीं। निशीत जल्दी ही उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले आए थे। वह समझ रही थी कि निशीत को उसका ऑफिस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा,
लेकिन अब वह घर से निकलकर निश्चल के अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश करेगी। घर आते ही वह बोला, आपको ऑफिस आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आखिर आपको क्या कमी है जो आप आज ऑफिस पहुंच गई? सबको दिखाना चाहती हैं कि मैं आपकी देखभाल सही से नहीं कर रहा हूँ। और तो और सीधा ज्वेलर्स के पास पहुँच गई। आखिर आप चाहती क्या हैं? क्या मैं कंगाल हूँ कि अपनी बीवी के लिए एक सेट नहीं खरीद कर दे सकता? मम्मी जी और निशा वहाँ खड़ी होकर जलती निगाहों से उसे घूर रही थी और उसकी हाँ में हाँ भी मिला रही थी। क्या कंपनी में मेरे शेयर नहीं हैं? भैया का सक्सेसर तो मैं ही हूँ। आपको क्या पता कि कंपनी कैसे चलाते हैं? कुछ समझ है क्या? चुपचाप घर में बैठिए जैसे इतने दिनों से रह रही थी। ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। अपना गुस्सा निकालने के बाद अब वह आराम से बोला, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दीजिए। ज़्यादा पंख फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वह डर कर चुप हो गई थी और फिर निशीत और मम्मी जी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। वह मन ही मन सोचा करती थी कि निश्चल उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। आज उसकी स्थिति कोने में रखे कचरे की तरह हो गई है। निश्चल को इस दुनिया से विदा हुए 1 वर्ष हो गया था। सबको दिखाने के लिए निशीत ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। वहां पर निभा की मुलाकात अखिल भैया से हुई। उन्होंने और निश्चल ने मिलकर यह कंपनी बनाई थी। फिर उनकी पत्नी कोरोना की शिकार हो गई थी। वे उन्हें अकेला कर गई थी। इन्हीं परेशानियों से घिरे रहने के कारण काफ़ी दिनों से उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, परंतु उनकी अनुभवी आंखों ने एक नज़र में सब कुछ समझ लिया था। निशीत और मम्मी जी ने होशियारी से सभी पुराने नौकरों को हटाकर नए रख लिए थे, जो केवल निशा और निशीत को ही मालिक समझते थे। मम्मी जी अपना स्वार्थ देखकर निशीत और निशा का साथ दे रही थी। निभा साधारण परिवार से थी। मम्मी जी का सोचना था कि उसने निश्चल को अपने प्रेम पाश में बांधकर उसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण उसे लव मैरिज करनी पड़ी थी। सोने पर सुहागा था कि उसके जल्दी जल्दी 2 बेटियां भी हो गईं, जिसकी वजह से वह उनकी आंख की किरकिरी हमेशा से थी। लेकिन निश्चल के सामने उसकी ओर उंगली उठाने की किसी की हिम्मत न होती थी। अब उसके जाते ही दोनों ने मिलकर उसे घर और कंपनी दोनों से किनारे करने की ठान ली थी। एक दिन निशित फोन पर किसी से कह रहे थे कि पावर ऑफ अटॉर्नी तो मेरे पास है, वह भला क्या कर सकती है। इस एक वाक्य ने उसके ज्ञान चक्षु जागृत कर दिए थे। वह पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाएगी और अपना हक हासिल करेगी। उसने गूगल पर सर्च किया और सोचने लगी, शायद ये लोग नहीं जानते कि निभा किस मिट्टी की बनी है। उसने जीवन की जंग जीती है तो यह कौन सी बड़ी बात है। उसने प्यार से अपनी दोनों बेटियों को अपने गले से लगाकर उनके माथे पर प्यार किया और फिर ओला बुक करके वह रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाने के काम में जुट गई। इस तरह के काम करने का उसका पहला अवसर था, इसलिए वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन यदि इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। वहां पर वह लोगों से पूछताछ कर रही थी। तभी वहां पर उसका पुराना क्लास फेलो चंदन वर्मा दिखाई पड़ा था। वह रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे अकेले उसके श्रृंगार विहीन और कांतिहीन चेहरे को देखकर चौंक उठा। बोल पड़ा, निभा कैसी हो? बस कोरोना की मार झेल रही हूँ। तुमने तो निश्चल के साथ लव मैरिज की थी। हाँ चंदन, निश्चल को कोरोना ने निगल लिया। उसकी आंखें बरस पड़ी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस में कैसे आना हुआ? चंदन, तुमने तो लॉ किया था ना? हाँ हाँ, लेकिन अभी भी बेकार सा घूम रहा हूँ। छोटे मोटे कामों से बस किसी तरह गुजर हो पा रहा है। तुमने तो अपने बैच में टॉप किया था ना? जिंदगी में तो कछुए की तरह रेंग रहा हूँ। मेरी कुछ हेल्प करोगे? यह पूछने की बात है। आओ सामने रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हैं, वहीं बैठकर बातें होंगी। चंदन शुरू से क्लास में पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन वह गरीब और अनुसूचित जाति के कोटे से आता था। इसीलिए क्लास में उसे कोई भाव नहीं देता था। वह अलग अलग सा रहता, डरा सहमा सा रहता
कि कब कोई उसका मजाक न बना दे। फिर वह लॉ करने लगा और उसने एमए किया तो लगभग मिलना जुलना बंद सा हो गया। उसने लगभग सकुचाते हुए अपनी लिखी हुई एप्लीकेशन दिखाई जो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाने के लिए थी। चंदन ने एप्लीकेशन में कुछ सुधार किया और बोला, पावर ऑफ अटॉर्नी तो मैं एक दिन में कैंसिल करवा दूंगा, लेकिन यह समझ लो यदि तुम्हारे देवर की नीयत खराब है तो वह खुद ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर वह तुम्हारी कंपनी को अपने नाम पर करवाने की कोशिश में लगा होगा। इसीलिए पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाने के बाद यह पता लगाने की कोशिश करो कि कंपनी में निश्चल जी के कितने फीसदी शेयर थे। वे सब शेयर अपने आप तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र हो जाएंगे क्योंकि तुम निश्चल जी की पत्नी और उनकी सक्सेसर हो। लेकिन निश्चल ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। वह रुआंसी सी हो उठी। कोई बात नहीं निभा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा हक तुम्हें अवश्य दिलवाऊंगा। रोकर कमज़ोर मत बनो, बल्कि हिम्मत रखो। चंदन, यदि तुम मुझे मेरा हक दिलवा दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगे 20 लाख रुपए या उससे कहीं ज़्यादा रकम दूंगी। यदि तुम यह केस मुझे जिता दोगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा और फिर तुम्हें बहुत सारे केस मिलने लगेंगे। लेकिन इस समय तो बस तुम्हें ज़रूरी खर्च वाले पैसे ही दे पाऊंगी। निभा, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निश्चल के किसी विश्वासी मित्र को जानती हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, अखिल भैया और निश्चल ने मिलकर यह कंपनी बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब निशीत खुद डायरेक्टर बनना चाहता होगा। वह भोलेपन से बोली थी, फिर कौन बनेगा? तुम बनोगी, अपने पति की सक्सेसर हो तुम। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कैसे हो पाएगा। सब काम मैनेजर और टीम करती है, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। ठीक है निभा, तुम मेरे संपर्क में रहना। इस विषय पर दूसरे केसेस को स्टडी करूंगा, उनके फैसले और डिटेल समझूंगा। तब आगे क्या करना होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। एक बात ध्यान रखना, घर में इन बातों की किसी से भी चर्चा मत करना, क्योंकि इस समय तुम्हारा देवर तुम्हारी कंपनी पर अपना कब्जा करके तुम्हारे अधिकार को छीनकर तुम्हें घर से बाहर कर देने की कोशिश में लगे होंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि निशीत ने कंपनी कोर्ट या लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी अपने नाम करने के लिए एप्लीकेशन डाल रखी होगी। हो सकता है कि वह तुम्हारा फ़ोन ट्रैक कर रहा हो, इसीलिए तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। यदि तुम्हारे फ़ोन में अखिल का नंबर हो तो मुझे दे दो, मैं सब कुछ तुम्हारे हक में करवाकर ही चैन लूँगा। जो चंदन उसकी नज़रों में गंवार और एवं ही था, आज उसकी बातों से अत्यंत सुलझा हुआ व समझदार दिखाई पड़ रहा था। उसके बात करने के ढंग और उसकी मदद के लिए उठे हुए उसके हाथ को देखकर वह गदगद हो उठी थी। उसके व्यवहार ने उसके दिल को छू लिया था। चंदन का अनुमान सही निकला था। निशीत ने लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी का नाम बदलकर अपने नाम करने की एप्लीकेशन लगा रखी थी और निश्चल के शेयर्स पर अपना कब्जा करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी तरफ मिलाने के लिए उनको तरह तरह के प्रलोभन देने में लगा हुआ था। पावर ऑफ अटॉर्नी के कैंसिल होते ही निशीत के कान खड़े हो गए थे और अब उसके सुर बदलने लगे। लेकिन वह अंदर ही अंदर बोर्ड मेंबर्स से मिल रहा था और अपने को निश्चल का सक्सेसर बता रहा था। निश्चल की जगह वह खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए गुटबंदी की कोशिश में लगा हुआ था। लोगों के सामने निभा को अयोग्य बताकर समय बिताने के प्रयास में लगा हुआ वह चाह रहा था कि किसी तरह लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी उसके नाम रजिस्टर हो जाए, फिर एक एक को वह देख लेगा। इधर घर में निभा को अपनी तरफ मिलाने के लिए उसकी चापलूसी करता रहता। अब भैया तो लौटकर आएंगे नहीं, अब सब कुछ उसे ही करना है। वह सबसे कहता फिर रहा था कि निभा भाभी तो एक घरेलू महिला है, वे भला कंपनी की एबीसीडी क्या जाने, इसीलिए तो उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे रखी है। मैं तो भाभी का सेवक हूँ, भैया की अमानत संभाल रहा हूँ। रिनी और मिनी को तो विदेश में पढ़ने के लिए भेजूंगा। हर समय यही सोचता रहता हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरी भाभी को भैया की कमी ना महसूस होने पाए। अब वह उन दोनों के लिए
कभी कुछ तो कभी कुछ खिलौना या कपड़ा ला लेकर आया करता। लेकिन निभा अब उसकी नीयत को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए उसके भुलावे में आने का सवाल ही न था। अखिल दास ने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुला ली, जिसमें नए मैनेजिंग डायरेक्टर को भी चुना जाना था। बड़ी गहमा गहमी थी। चंदन और अखिल दास के सहयोग से वह अब कंपनी के कामकाज को अच्छी तरह समझ चुकी थी। लेकिन निशीत आसानी से कंपनी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने एक कागज़ पर निश्चल के दस्तखत के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा, जिसके अनुसार निश्चल के 51% शेयर्स और कंपनी निशित की हो जाएगी, और वे चाहते थे कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर निशित ही बने। विल के अनुसार निश्चल के शेयर्स, जमीन जायदाद और कंपनी का मालिक निशित ही होगा। बैठक बहुत हंगामेदार हुई और केस लॉ ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। बोर्ड मेंबर्स निभा को निश्चल का उत्तराधिकारी मानते हुए उसे ही डायरेक्टर चुनना चाहते थे, लेकिन कानूनी दावपेच में उलझकर मामला लॉ ट्रिब्यूनल से कोर्ट में पहुंच गया और विल की सच्चाई सिद्ध करने के लिए सिविल कोर्ट पहुंच गया था। परंतु चंदन के अकाट्य तर्कों के आगे निशित के वकील कहीं नहीं टिक पाए थे और लगभग 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद निभा के हक में फैसला हुआ। निभा ने खुशी के मारे अपनी गर्म हथेलियां चंदन के हाथों पर रख दी। चंदन, तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। मैं आजीवन तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। निभा, आज पहले दिन ऑफिस जा रही हो, लो दही शक्कर से मुंह मीठा करके जाओ। वह आश्चर्य से भर उठी थी। ये रिश्ते भी कितने स्वार्थी होते हैं। वह ऑफिस आई तो गेट को फूलों से सजा हुआ देख उसे अच्छा लगा था। उसके लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी। फूलों की वर्षा के साथ वेलकम सॉन्ग गाया गया। कैबिन के बाहर नेम प्लेट पर निभा सिंह और नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर देख उसकी आंखें नम हो गई थी। वह फाइल पर साइन करती जा रही थी, परंतु उसका मन चंदन में ही उलझा हुआ था। उसने ईमानदारी से चेक साइन करके जब उसे दिया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। निभा, प्लीज, यह एक दोस्त की तरफ से भेंट समझ लो। वह उसे एकटक निहारती रह गई थी। चंदन, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? बस दिल में कोई बसा है तो उससे अपने दिल की बात कह दो। हिम्मत नहीं जुटा पाता। यदि उसने ना कर दी तो? चंदन का जादू उसके सिर पर चढ़ता जा रहा था। वह हर पल उसकी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढा करती, लेकिन उसकी सूनी आंखों में सिवा उदासी और खालीपन के कुछ न दिखता। वह रात में लेटी तो उसका मन चंदन की बातों में उलझा था। चंदन चंदन चंदन, उसे क्या होता जा रहा है? वह मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। उसने चंदन को अपना हमसफर बनाने का निश्चय कर लिया था। उसने चंदन को फोन किया, कल शाम को डिनर पर आ सकते हो? आप बुलाएं और हम ना आएं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगले दिन, मैडम नहीं, केवल निभा कहो चंदन, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। चंदन ने सबके सामने उसकी हथेलियों को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।